Hello students, this is video number 11 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिफ्रैक्शन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डिफरेंट फिनोमिना कि डिफ्रैक्शन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना। दिस इज क्या टॉपिक का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION। पहले इस फिनोमिना को समझते हैं कि है क्या, फिर इसके ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। इट इज कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं क्या लिख लेते हैं हम। इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल whose size is of the order of, whose size is of the order of wavelength of the wave, wavelength of the wave। पहली बात तो ये आपने इसमें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव मतलब क्या हुआ? A upon lambda should be nearly equal to 1. Lambda is the wavelength of the wave and A is the size of the obstacle। मतलब जिस ऑब्स्टेकल की हम बात कर रहे हैं उसका साइज जो है वो वेवलेंथ के लगभग होना चाहिए, ठीक है, लगभग बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बड़ा चक्कर है यार। वेवलेंथ ऑफ द वेव, आप लाइट वेव्स की अगर बात करो तो उसकी तो एमस्ट्रॉन्ग में आंसर आता है, 6000 एमस्ट्रॉन्ग, 5500 एमस्ट्रॉन्ग, 4000 एमस्ट्रॉन्ग, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो अब जब मैं एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा हूं तो वो तो बहुत छोटा ऑब्स्टेकल हुआ, तभी हमें लाइट वेव्स में ये वाला डिफ्रैक्शन, जो मैं जिस फिनोमिना की बात कर रहा हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको। डाइफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन को हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। जरा अंडरस्टैंड करना प्लीज, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। और जब मैं बेंडिंग ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो अब हमें तो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई नहीं देती नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमें तो कभी नहीं देखा ऐसा रियल वर्ल्ड में कि ऐसा कुछ होता हो। लेकिन ऐसी चीजें तब हो सकती थी अगर कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसे कोई अपर्चर हो गया आपका होल की तरह, स्लिट की तरह। अगर आपका होल या अपर्चर जो है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, पिन के साइज का अगर आपका होल होगा तो वहां पे ये पैटर्न दिखाई देता है। और जो पैटर्न दिखाई भी देता है डिफ्रैक्शन, वो भी इतना कम, इतना छोटा होता है कि कोई उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा नेकेड आई से, ठीक है। उस सब चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या साउंड वेव्स में ये पैटर्न दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। हम एक रूम के अंदर बैठे हों, ठीक है, तो दूसरे रूम के अंदर आवाज़ चली जाती है कि नहीं? बड़ी इजीली चली जाती है, बेंड करके जाती है, बिल्कुल बेंड करके जाती है। इसलिए क्योंकि वहां पे साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत हाई है। जो नॉर्मल रियल लाइफ में आपको वैसी ऑब्स्टेकल्स, उस वेवलेंथ की ऑब्स्टेकल्स आपको इजीली दिख जाएंगी, मतलब उस साइज की ऑब्स्टेकल्स आपको इजीली दिख जाएंगी, इजीली होती हैं। इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स बड़ी इजीली आपको दिखाई देता है क्योंकि उसका लैम्डा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है किससे? लाइट वेव्स से। इसलिए वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न इन केस ऑफ साउंड वेव्स इज वेरी प्रोफाउंड, इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। तो उसको वो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। तो ये बात आपको बता दी। आप बोलोगे इस तरह की कोई एग्जांपल तो दो हमें, कैसा दिखाई देता है, ये पैटर्न होता कैसा है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। ये इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एक ओपेक ऑब्जेक्ट है दीवार जैसी, यहां पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है,
एक्सपेक्टेड क्या था कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, जब यहां से लाइट फेंकेगा तो आपकी जो शैडो बननी चाहिए थी वो कितनी बननी चाहिए थी, दैट शुड बी लाइक दिस, इतनी, है ना। लेकिन होता क्या है, वो थोड़ी ऊपर तक और बनती है, इतनी, बस इतनी, इतनी और शैडो बनती है जो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देती। इतनी सी शैडो, कुछ और पोर्शन भी उसका एक्स्ट्रा बनता है, ये पहले बात आप समझ लो। जितना ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए था उतना नहीं होता, उससे ज्यादा होता है, पहली बात ये समझो। दिस इज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना एक्चुअली वी आर लर्निंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये अब इसने किया क्या है, ये इतना बड़ा ये क्या दिखाया हुआ है, ये कहता है इसको अगर जिसने एनलार्ज करके देखा, अब देखो जरा कैसे बनाया, देखो कितना अच्छे से बनाया। जो इसको एनलार्ज, ये देख रहे हो आप लेंस, ये लेंस टाइप है, इसको एनलार्ज करके जब देखा तो क्या दिखाई दिया, इधर तो दिखाई दिया कंप्लीट शैडो जैसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऊपर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे पैटर्न दिखाई दिया। दिस पैटर्न इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस पैटर्न इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन की हम डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं कि क्या ये कभी दिखाई देता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका देखने का यही एक इसका एक फिनोमिना जो मैंने आपको समझाया, इसको रियल वर्ल्ड में देखना इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, लेकिन जब जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सब कुछ किया, लेंस के थ्रू इन सब पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, उन्हीं की मदद से हम थ्रेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि अब देखो जब पैटर्न बना, ये पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है, डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस, लाइक इन केस ऑफ क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इंटरफेरेंस में भी हम एक पैटर्न की बात करते थे, यहां पे भी हम एक पैटर्न की बात करेंगे। उस पैटर्न को स्टडी करने के लिए दो लोगों ने मिलकर काम किया है, फ्रेस्नेल ने और फ्रॉनहोफर ने। ठीक है, फ्रेस्नेल ने और फ्रॉनहोफर ने, ये नाम आपको मिल जाएंगे नोट्स में, सब लिखा हुआ है ये। ठीक है, फ्रेस्नेल ने, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर फ्रॉनहोफर के बारे में ही बात करनी है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उस डिफ्रैक्शन में उसने कैसे एक्सपेरिमेंटली लोगों को दिखाया कि भाई कैसे कैसे कैलकुलेशंस की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस हमारे इस 12th क्लास के सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम उस कैलकुलेशंस को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करने वाले। हम जस्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे जरूर कैलकुलेशंस का कि वाई वी कम टू दोज कंक्लूजंस, और किस तरह से वो कैलकुलेशंस की गई डिफ्रैक्शन की। जैसे इंटरफेरेंस के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल स्टडी की, कैसे कैसे कैलकुलेशंस की गई हैं उसके ऊपर हमने बात की है, लेकिन इंटरफेरेंस के ऊपर, सॉरी डिफ्रैक्शन के ऊपर इतनी डिटेल्ड स्टडी, इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, थ्रेटिकली ज़्यादा है ये इन कंपैरिजन टू मैथमेटिकल पोर्शन आपको इसमें कम मिलेगा, एक एक थ्रेटिकल विजुअलाइजेशन ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर, उसके ऊपर थियरी आपको नोट्स में भी ज़्यादा मिलेगी लिखी हुई, तो उसके ऊपर आपने ज़्यादा बात करनी है। मैं आपको पूरा रीड करके दूंगा वर्ड टू वर्ड, कहाँ से, आपके नोट्स से, और फिर हम इस चीज़ को पूरे अच्छे से स्टडी करेंगे। ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, सब नोट्स से है आपके। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं पढ़ने में मुश्किल आएगी। इसके बाद आपका जो ये, जैसे ये बता रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अपर्चर, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ नैरो अपर्चर। इसमें से लाइट सोर्स फेंका गया तो उन्होंने क्या बोला, शैडो कितना आना चाहिए था, शैडो जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा आया। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड क्या था कि इतना ब्राइट बैंड बनेगा, ठीक है, बाकी शैडो आएगा, लेकिन बाकी शैडो नहीं आता, वो शैडो से ज़्यादा आता है। सेम इस केस यहाँ पे शैडो इतना आना चाहिए था, ये सारा, क्योंकि ये है ना आपका, इतना शैडो आना चाहिए था, लेकिन शैडो जो आया वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आया। यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, आप इसको रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, वही बातें हैं, लेकिन वो डायग्राम बनानी थोड़ी मुश्किल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब मैं बात करूँगा तो ये वाली डायग्राम बना के आओ, वो नहीं बनती तो मत बनाओ। ठीक है, मत बनाओ, टाइम वेस्ट होगा ना आपका। तो ये सब इसमें एग्जामिनेशन में बस इतना दिखा दो जो इसमें रीड किया हुआ है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन जब पर्टिकुलरली बोला जाए कि कहाँ पे ब्राइट बैंड, कहाँ पे वो सब बनेगा, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो फिर हमने वो वहाँ बात करनी है। दिस इज जस्ट डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, लेकिन हम जो बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सब कैसे करेंगे, उस डिफ्रैक्शन के लिए फ्रॉनहोफर ने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन के लिए फ्रॉनहोफर ने क्या किया था, ये देखो मैं बताऊं आपको। उसने एक सोर्स लिया, डिस्टेंट सोर्स लिया, डिस्टेंट सोर्स की वजह से जो उसकी स्लिट थी ना, वन स्लिट थी, जैसे इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स हैं, यहाँ पे एक ही स्लिट थी, बहुत छोटी स्लिट थी। मैंने क्यों बड़ी बनाई, हमें भी कुछ दिखाना भी है नहीं बना के, वो इतनी पिन होल साइज की स्लिट है, तो वो कैसे दिखाऊं यहाँ। ठीक है, तो इसकी स्लिट का जो विड्थ है वो ए है, वो सब दिख जाएगा आपको, और यहां से पैरेलल रेज फेंकी गई, यहां से पैरेलल रेज इसके ऊपर फेंकी गई, यहां से,
ठीक है, वो पैरेलल रेज यहाँ तो डिस्टेंस सोर्स से आएंगी, यहाँ आप किसी एक पॉइंट सोर्स के आगे क्या लगा दो, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, तो वो अल्टीमेटली उसको क्या कर देगा, पॉइंट सोर्स को वो क्या बना देगा। ठीक है, पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स हो तो आपको मालूम है पॉइंट सोर्स अगर फोकस पे रखा जाए तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरेलल रेज में। वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। और जब ये रेज यहाँ गिरी तो अल्टीमेटली इस अपर्चर का ये होल जो स्लिट आपको दिखाई दे रही है, इसका हर एक पोर्शन विल, इसका हर पॉइंट यहां पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पे थे, और ये सारे के सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो थे ये सेकेंडरी सोर्सेज बन गए हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और यहां से लाइटें जो निकली वो सब एक सोर्स की तरह बिहेव किया, और यहां से लाइट इस तरह से, लाइट वेव्स जो है वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ी। फिर जब आगे की तरफ बढ़ी तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक स्क्रीन ली, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस स्लिट, बहुत दूर एट सम डिस्टेंस d, ये सारी ली। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया। मैंने डायग्राम पूरी बनाई हुई है, मैं इसलिए ज़रा यहाँ बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको क्या है। और देखें ज़रा डायग्राम, वो भी ये देखो, मैं ये इसकी बात कर रहा था। ये डायग्राम नहीं आप बनाना एग्जाम में, ये वाली डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपको बताऊँगा कौन सी डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन तब भी मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए ये डायग्राम, मैं थोड़ी सिंपल डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या दिखाया हुआ, अगर कोई ये बना सकता है बनाए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के आगे क्या लगाया हुआ आपने, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस जब इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, पैरेलल रेज में, क्योंकि आपको रेज पैरेलल चाहिए, ये रेज आपको पैरेलल चाहिए, इसलिए ये कन्वेक्स लेंस लगाया गया है। अगर आप नहीं भी बनाओ एग्जाम में तो उसके बिना भी काम चल जाता है, यू सिंपली से कि पैरेलल रेज है। ठीक है, तो पैरेलल रेज है, यहाँ पे आई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज बन गए, सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई। और यहाँ से क्या बना, यहाँ से क्या बना, यहाँ से आपके, यहाँ से रेज निकली, डिफरेंट डिफरेंट जगह निकल रही हैं रेज, ये सारी रेज निकली आगे, आपने कन्वेक्स लेंस लगाया, कोई रे कहीं जाकर मिली, कोई जहाँ के कहीं मिली, ये सेंटर पे सबसे ज़्यादा मिली यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ब्राइट बैंड बनेगा सेंटर पे, जैसे आपका इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड बनता था, यहाँ पे भी ब्राइट बैंड ही बनेगा, यहाँ पे भी ब्राइट बैंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे और इंटरफेरेंस में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस ये है, एक तो वहाँ 2 स्लिट्स थी, यहाँ एक ही स्लिट थी, यहाँ पे एक ही स्लिट है, यहाँ पे एक ही स्लिट है, लेकिन एक स्लिट ने भी बहुत से सोर्सेज आ गए ना। अब हर एक की वेवलेंथ, हर एक का पाथ डिफरेंस अलग अलग हो गया। नहीं समझे आप, मैं बताता हूँ, ये आपका ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज बन गए ना। यहाँ पे हर एक पॉइंट इस स्लिट का एक क्या बना, हर एक पॉइंट इस स्लिट का एक सोर्स ऑफ लाइट बना। जब वो सोर्स ऑफ लाइट बना तो उसकी अपनी वेव्स निकलेंगी। जब उसकी अपनी वेव्स निकलेंगी तो हमने क्या समझना है कि जो आपका ये वाला ऊपर वाला सोर्स है और ये एक बीच में ये वाला सोर्स है, इसकी रे यहां से यहां जा रही है और इसकी रे यहां से यहां जा रही है, तो क्या दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है या नहीं है? तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो इन दोनों के जो बीच का पाथ डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसके कारण इन दोनों में भी इंटरफेरेंस होगी, इन दोनों का भी आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वर्ड इंटरफेरेंस आपका फंडामेंटली इट इज सेड, फंडामेंटली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बिल्कुल सेम है। वहां पे भी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, यहां पे भी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है। वहां 2 स्लिट्स हैं, यहां एक स्लिट है, लेकिन इस एक स्लिट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज प्रेजेंट होने के कारण मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज एक्ट करते हैं इसके अंदर, जितने भी पॉइंट्स हैं, और उनके कारण जो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट होगा उसके बीच में हमेशा पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा। और उस पाथ डिफरेंस के कारण अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी डिफरेंट जगह। सेंटर में तो कंस्ट्रक्टिव होनी ही होनी है, सेंटर में तो कंस्ट्रक्टिव होनी ही होनी है। और सेंटर में जब कंस्ट्रक्टिव होगी, जैसे इंटरफेरेंस के अंदर आपका वहां पे ब्राइट बैंड बना था, यहां पे भी सेंटर में आपका ब्राइट बैंड ही बनता है। डिफरेंस पता क्या है? वहां पे ब्राइट ऑल्टरनेट जो ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते थे ना, ब्राइट बैंड्स जो बनते थे, उन सब की इंटेंसिटी बराबर थी, उन सब की विड्थ बराबर थी। यहां पे जो सेंट्रल बैंड बनता है उसकी विड्थ जो है वो डबल होती है बाकी वाले बैंड से, डबल होती है। डबल, मैं एग्जैक्टली डबल बोल रहा हूं, डबल। आपने याद रखनी है ये बातें, इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने। डबल होती है सेंट्रल में, और उसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। किससे? बाकी के कंपैरिजन में। मतलब सेंटर ही मेन है, बाकी थोड़ा सा पैटर्न ऊपर नीचे बनता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि नेकेड आई से डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाता है, लेकिन बनता तो है ना।
ठीक है, बनता तो है, तो इसको बनता है तो उसके ऊपर जो बनता है, लेकिन जो सेंटर में बनता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ये सब बातें मैं दोबारा भी बताने वाला हूँ, सब ग्राफ भी बने हुए हैं उस इंटेंसिटी के। जो इंटेंसिटी बनेगी सेंटर में वो बहुत हाई इंटेंसिटी होगी, ये ऐसा ऐसा दिखाते हैं। विड्थ भी ज़्यादा होती है, आगे जाके जो इंटेंसिटी है वो कम कम होती जाती है, कम, ये डिक्रीजिंग बनाना है, ठीक है। ये ऐसे बनाओ, फिर ये छोटा कर दो, फिर और छोटा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। यहाँ पे पहले मिनिमम मिनिमा बनेगा, यहाँ पे भी मिनिमा बनेगा, यहाँ पे भी, मतलब जो आपका सेंट्रल बैंड बना उसके इधर भी मिनिमा और इधर भी मिनिमा बनेगा। ये दो मिनिमा के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, वो विड्थ ऑफ द सेंट्रल बैंड है, सेंट्रल फ्रिंज है। तो फ्रिंज विड्थ वहां हर जगह बराबर होती है, हर एक की इंटेंसिटी बराबर होती है वहां, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। एग्जाम के लिए मैंने ये डायग्राम चूज किया आपके लिए, ठीक है। आप सिंपल डायग्राम बनाओ, इस तरह की डायग्राम इनफ है। प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर ये सब करो, कोई और ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की, ठीक है। इतना करना है। आपके जो नोट्स पे बनी है वो नहीं बनानी है, आपको डिफ्रेक्शन पेपर में आएगा तो आपने ये डायग्राम बनानी है, आपने ज़रा ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और उसके बाद इसके ऊपर ग्राफ, जो इंटेंसिटी का ग्राफ है वो भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बना हुआ है नोट। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ठीक है। अभी तक मैंने कंसेप्चुअली बात नहीं की है कि ये ऐसा क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अभी तक कहाँ पे क्या बनेगा कुछ भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी का कर्व आपको दिखा दिया किस तरह का बनाना है आपने। एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने ये दोनों डायग्राम्स आपकी बनी होंगी, तो ये इसका ही इम्पैक्ट आपका क्रिएट हो जाता है। बाकी जो थियरी आप देखना कितनी, वो सारा थ्योरेटिकल है, इसलिए वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा एग्जामिनर रीड करने में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, वो उसके लिए आप पढ़ो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ बोर्ड के, तो आपके लिए डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रॉपर डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए। फिर अब और क्या इसके अंदर थियरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये इसने क्या किया, ये आपकी स्लिट थी, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्लिट थी। क्या लिखा हुआ है मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ऑल द वेवलेंथ्स गोइंग स्ट्रेट थीटा इक्वल टू जीरो पे, सीधा जो जा रही है आपकी वेवलेट्स, क्योंकि ये हर जगह जा रही है, ऐसे 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 हर जगह जा रही है। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो जो बिल्कुल सीधी जाएंगी, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सीधी जाएंगी। तो जो सीधी जाएंगी यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो होगा अक्रॉस द स्लिट आर फोकस्ड एट द सेंट्रल पॉइंट एज शोन इन द फिगर। द वेवलेट्स फ्रॉम ऑल द टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सच एज 0 12 0 12, 0 हो या 12 हो, सबका पाथ क्या सेम नहीं रहा, ठीक है। द पॉइंट्स दिस एंड दिस फ्रॉम टू हाफ्स, ठीक है, ऊपर और नीचे से, ठीक है, ऊपर से और नीचे से दो कह रहा है। 0 और 12 को कंसिडर करो, ठीक है। किसको कह रहा है, 0 और 12 को करो, 2 और 10 को करो, 2 और 10 को करो। फिर इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, जीरो पाथ डिफरेंस, देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन द, दे अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको मालूम है जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एंड दे विल प्रोड्यूस अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पे बनेगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था बताने वाला। आगे चलते हैं, आगे इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए पढ़े आराम से अच्छे से सुनना है। पहली बात यह कि ये सिर्फ दिखाने का तरीका होता है कि कन्वेक्स लेंस को आपने इस तरह से टेढ़ा कर दिया। एक्चुअली बड़ी छोटी स्लिट होती है और सारी रेज उसी में से निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखाते बड़ा हैं, इसलिए ये नहीं सोचना कि कन्वेक्स लेंस आपका टेढ़ा हो गया। कन्वेक्स लेंस टेढ़ा नहीं हुआ, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि स्लिट पता कितनी है, ये देखो मैंने मैंने बहुत बड़ी स्लिट बनाई, बहुत बड़ी बनाई। कितनी है, इतनी, लगभग ये भी 10,000 गुना बड़ी होगी जितनी एक्सपेक्टेड है उससे। तो बताओ कन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पे ऐसा रखा होगा तो कहाँ जाने देगा यहाँ से किसी भी रे को ये अपने से बिना पास हुए, समझ रहे हो बात। लेकिन अब हमने दिखाना है इसको, हमने तो स्लिट इतनी बड़ी दिखाई ना, हमने तो इतनी बड़ी दिखाई, तो इसलिए हमें ये टेढ़ा करके दिखाना पड़ता है कि यार ये इस तरह से होगा, ठीक है। इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, इफ द एंगल थीटा इज सच दैट द पाथ डिफरेंस है कितना, ए साइन थीटा, जैसे वहां पे भी होता था ए, ये ए है, इसके बीच वहां पे होता था स्लिट्स के बीच का गैप ए। यहां पे हम बोलेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में दो पॉइंट सोर्सेज है ना, कौन सा वाला, 0 वाला और 12 वाला, उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये यहां से यहां तक कितना, ए साइन थीटा, कितना होता है, ए साइन थीटा। तो अब देखो क्या कहता है, ए साइन थीटा आ गया ना, ये पहले एक बात हमें समझ आ गई कि ए साइन थीटा के बराबर है। तो इफ थीटा इज सच दैट द पाथ डिफरेंस पी जिसको हम डेल्टा एक्स भी लिखते थे, ए साइन थीटा अगर लैम्डा के बराबर हो, पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा के बराबर हो, देन द पाथ बिटवीन द रेज फ्रॉम ए एंड बी
व्हेन दे रीच पी इज लैम्डा, ऑब्वियसली उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा का, किसके बीच में, इस पहली वाली और लास्ट वाली के बीच में कितना डिफरेंस होगा लैम्डा का, एज शोन इन द फिगर। इफ वी डिवाइड द स्लिट इनटू टू हाफ्स, हम इस स्लिट को दो हाफ्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 6 पार्ट ऊपर 6 पार्ट नीचे, ठीक है, 6 पार्ट ऊपर और 6 पार्ट नीचे। इसलिए जब हम क्या करेंगे, इसलिए इस तरह से अंडरस्टैंड करना, मैं आपको बताता हूं यहां अच्छे से। ये आपकी स्लिट, इसको आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 ऊपर और 1 2 3 4 5 6 नीचे, जैसे यहां बनाए हुए हैं, ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे आ गए। अब जो आपका कॉम्बिनेशन जीरो का बनेगा ना, जीरो का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, जीरो नहीं, वन का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 7 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 10 के साथ। तो 1 और 7 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का। अगर ऊपर, सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले के बीच में अगर डिफरेंस कितना है लैम्डा का, तो जब मैंने स्लिट को आधा कर दिया तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ऊपर वाली जो जितनी है और नीचे वाली जितनी है, उन दोनों के बीच में कितना, 1 और 7 के बीच में, 2 और 8 के बीच में, जिनके बीच में 6 का गैप है, जिनके बीच में 12 का गैप है, उनके 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 बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0 और 12 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा का। लेकिन 1 और 7 का, 1 और 7 का, से 1 और 7 का लैम्डा बाई 2, 2 और 8 का लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 का जब पाथ डिफरेंस होता है, यानी फेज डिफरेंस पाई का होता है, और फाई का फेज डिफरेंस का मतलब होता है, पाई का फेज डिफरेंस का मतलब होता है एक वेव ऐसी तो दूसरी वेव पाई ऐसी, ठीक है। तो ये जब ऐड होती हैं तो इनका क्या रिजल्ट मिलता है, जीरो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बनेगा, कौन सा बैंड बनेगा, कौन सा बैंड बनेगा, ये आपका डार्क बैंड बनेगा। एंड सिमिलर इज द केस, आप देखो एक और आपको बात बताता हूं, सिमिलर इज द कंडीशन, आगे भी पढ़ते हैं इसकी, ठहर जाओ। तो ये तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमा कब बनता है, ये तो आपको पता चल गया कि मिनिमा कब बनता है। मिनिमा कब बनता है, क्या कंडीशन बनाई आपने मिनिमा के लिए, व्हेन ए साइन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ए साइन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाई ए, एंड दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। एंड दिस इज ट्रू, इवन ट्रू फॉर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, हर एक के लिए ये सेम है। when the path difference between topmost and the bottommost is 2 लैम्डा, अगर 2 लैम्डा होता तो भी यही कंडीशन बननी थी, 4 लैम्डा होगा तो भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो 0 2 4 इवन नंबर्स के लिए, ठीक है, यही कंडीशन बनेगी। और अल्टीमेटली जब आप इसको देखोगे तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, साइन थीटा, कंडीशन क्या बनी मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, ये मिनिमा की कंडीशन है। उल्टा है, दिखाई दे रहा, जैसा इंटरफेरेंस में दिखाई देता है उससे उल्टा फॉर्मूला दिखाई देता है यहां, अगर आपको इंटरफेरेंस अच्छे से आता है तो। फिर इसने समझाया कि भाई मैक्सिमा कब बनेगा, ये समझाने के लिए इसने क्या किया, स्लिट को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। जब स्लिट को उसने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया तो अब आप समझो जरा, जीरो और 3 पार्ट्स में, नहीं सॉरी, जब उसने ये बोला कि जब आपके टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वेव के बीच में अगर जो ये पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है इतना, ये अगर 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो तो फिर इसको अंडरस्टैंड कैसे करें। तो उसने कहा इस बार आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, 3 पार्ट्स में जब आप ब्रेक करोगे तो हर एक ग्रुप में कितने कितने नंबर्स आएंगे, हर एक ग्रुप में कितने कितने पॉइंट सोर्स आएंगे। हमने माना हुआ है यहाँ पे 12 एक ऐसा नंबर लिया है जिसको 3 से डिवाइड करना भी ईजी है, 4 से डिवाइड करना भी ईजी है, 2 से डिवाइड करना भी ईजी है, 6 से डिवाइड करना भी ईजी है, इसलिए हमने 12 नंबर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 1 और 4 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का। तो 1 और 4 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 का, 2 और 5 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 का लिखा होगा यहां पे सब, लैम्डा बाई 2 का। तो ऊपर वाली 3 पार्ट्स है ना, स्लिट के कितने पार्ट्स बना दिए, 3। ये वाली सारी वेव्स इसको डिस्ट्रक्ट करके 0 कर देंगी, लेकिन ये तो बच जाएंगी ना। तो ये वाली जब बच जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये ब्राइट बैंड बनाएंगी, हल्का ब्राइट बैंड। मैंने बताया ना उतना ब्राइट नहीं बनता, ये भी रीजन पता चल गया यहां पे क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहां पे एक दो कितनी कितनी 12 में से 9 वेव्स ने 8 वेव्स ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, 8 वेव्स ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। ऊपर वाली 4
और बीच वाली 4 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ बची कौन सी जो ब्राइट भी दिखाने की, जो ब्राइट दिखाएगी, क्योंकि वो तो बची है ना। तो फर्स्ट वाले केस में तो कोई भी नहीं बची, ऊपर वाली 6 नीचे वाली 6 सब कैंसिल हो गई, 12 की 12 कैंसिल हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, 4 ने कैंसिल कर दिया, लेकिन एक 4 वाला, जो 4 वाले पॉइंट सोर्सेज थे वो बच गए, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। ये कहानी बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी कि एग्जामिनेशन में आप ये सारी डायग्राम्स बना के दिखाओ, लेकिन कहानी ज़रूर लिख सकते हो ये सारी, ठीक है। डायग्राम्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये सारी डायग्राम्स बनाओ, लेकिन अब जब तक अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे लिख पाओगे बताओ, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट ढंग से लिखी है, क्योंकि वहाँ पे भी डायग्राम्स नहीं बना सकते थे, इसलिए वहाँ जो लिखी डायग्राम इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैंने को वही लिखना है जो आपने पेपर में लिखना है। तो अब आपने ध्यान देना क्या, ये देखो इसने क्या बोला है, इसने देखो इसने किस तरह से इस चीज़ को लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। ये नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है कि ये ऊपर वाली ये जो आपकी स्लिट्स हैं, 2 पार्ट्स में इसको पहले से ही इसने डिवाइड कर दिया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसने ये बोला कि जो लैम्डा हमने जो बोला था ना, ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस है किसके बीच में, इसके और इसके, इसने टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट को नहीं लिया हुआ, इसने टॉप मोस्ट और आधे वाले को लिया हुआ है, ठीक है, आधे वाले का, आधे का। तो आधे का अगर पूरे का पाथ डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा बाई 2, तो आधे का क्या होगा, ए बाई 2 साइन थीटा, तो इसलिए आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर वही आते हैं आपके। आओ दिखाऊं मैं आपको। Until now we have assumed that the slits are point sources of light. In this section we abandon that abandonation and we see how the finite width of slits is the basis for understanding। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे है देखो, the figure of the light, the figure in the figure, sorry, diffraction of light by the narrow slit of width a, each portion of slit acts as a point source of light waves. The path difference between the ray 1 and 3 or between the rays 2 and 4 is a by 2 sin theta. A by 2 sin theta. We can deduce some important features of this phenomena by examining the waves coming from the various portions of the slit as shown in the figure, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच प्रिंसिपल, ये तो हो गया दोबारा, ये देखो, one portion of the slit can interfere with light from another portion, and the resultant light is the resultant light intensity on a viewing screen depends on the angle theta. To analyze the diffraction pattern, it is convenient to divide the slit into 2 halves as shown in the figure, keeping in mind that all waves are in phase। पहले शुरू में वो इन फेज है ना, शुरुआत उनकी इन फेज ही होती है, लेकिन पाथ डिफरेंस के कारण उनका फेज डिफरेंस आगे क्रिएट हो जाता है। ये इंटरफेरेंस में भी हमने बात की थी। कीपिंग इन माइंड दैट ऑल वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर, वी लीव द स्लिट कंसीडरिंग rays 1 and 3 as these two rays travel towards the viewing screen from the far right of the ray 1 travels farther than ray 3 by the equal amount of path difference। वो बताया मैंने जो आपको पहले। सिमिलरली द पाथ डिफरेंस फॉर 2 and 4, हर एक के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, a by 2। कंसेक्यूटिव वालों का इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। पाथ डिफरेंस कुछ नहीं, वही रिजल्ट वही बनता है अल्टीमेटली, a by 2 साइन थीटा बाई 2, दोनों के बीच में अगर कितना होगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट देखो वही बना, ठीक है, रिजल्ट वही बना, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। मैं अभी भी मानता हूं कि वो जो 3 डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप कर पाओ तो वो बेटर रहेगा, इससे भी ये जो थियोरी लिखी हुई है उससे भी बेटर वही है, ठीक है। तो अगर आप कर सको उसको जल्दी में एक्सप्लेन, उनको 3 पॉइंट्स बना के जो मैंने आपको अभी समझाए वहाँ, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ पे हमारे को डायरेक्ट क्या नज़र आता है, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि आप उसी के थ्रू जाओ कि क्या ए साइन थीटा, आपको क्यों कन्फ्यूजन हो जाएगी ए बाई 2 और ए की, वहाँ ए साइन थीटा लिया तो ए साइन थीटा से ही चलो। ए साइन थीटा इक्वल टू जब क्या होगा, लैम्डा, तो स्लिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 लैम्डा होगा तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक का पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। आपने हमेशा पाथ डिफरेंस कितना रखने की कोशिश करनी है, लैम्डा बाई 2, किसके लिए, जब क्या पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा, ठीक है। जब पाथ डिफरेंस होगा ए साइन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा की पे डिपेंड करता है ना, ये तो थीटा पे डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस कितना आएगा। व्हेन फॉर सच वेव्स ए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 लैम्डा बाई 2, जैसे मैंने वहां लिखा था, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अगर 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे स्लिट को, 5 पार्ट्स में। जब 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जब 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 4 पोर्शंस, 5 में से 4 पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक पोर्शन अभी भी बचेगा और उसके कारण ये होगा। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से आई रिकमेंड आप इसको छोड़ दो और आप वही करो जो आप इसी के थ्रू चलो, ये वाला आप उसको छोड़ दो प्लीज़,
ठीक है, ये बेटर है, इधर से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और आप उसको नोट कर लेना। इनफ है। डायग्राम, इंटेंसिटी वाली डायग्राम, और कैसे फॉर्मूला कैसे आया, मैंने क्या बताया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू जब क्या होगा, ए साइन थीटा इक्वल टू जब लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, डैश डैश डैश। इन सब केसेस में वी डिवाइड, इसके केस में आप स्लिट को कितनी पार्ट्स में डिवाइड करोगे, समझने के लिए डिवाइड करोगे, क्या वो डिवाइड तो ना करोगे तुम खुद, समझने के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे लैम्डा के केस में, 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में। और 2 हाफ्स की वेव्स का आपस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का। लैम्डा बाई 2 का जब पाथ डिफरेंस होता है तो क्या वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, यस। अगर 2 लैम्डा का होगा तो कितना क्या करोगे, अगर 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट का अगले वाले प्रोपोर्शन के साथ पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 का, चारों चारों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इन सब केसेस में ये सारी की सारी वेव्स एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली हैं, और दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस विल बिकम द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कंडीशन बनती है, और क्या बनती है, क्या कंडीशन बन गई आपकी, मैं लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई वॉन्ट कि आप एक एक चीज़ इसको अपनी लैंग्वेज में एक बार लिखने की कोशिश करो। मैंने आपको बता दिया अभी कैसा, दिस इज़ द बेस्ट फिनोमिना जो इसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे बुक ने, ये बेस्ट है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। आपको जो मैंने लिख के दिया ये आपको पूरा नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैंने वो अवॉइड भी किया था नोट्स में, लेकिन आई डोंट फाइंड कि दैट इज़ बेटर, दिस इज़ अ बेटर वन टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कहानी बन गई, साइन थीटा इक्वल टू क्या क्या एन लैम्डा बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा थीटा अगर होगा तो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी उन पॉइंट्स पे। ठीक है, अब ये आप इतनी बात समझोगे। मैं कंस्ट्रक्टिव की आपको बता देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी उसके लिए भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं देखो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा व्हेन साइन ए साइन थीटा, यानी कि पाथ डिफरेंस, अब इसको पाथ डिफरेंस भी बोलोगे, इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, डैश डैश डैश। इस केस में, हर एक के केस में आप स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट्स में, सॉरी 3 इसमें नहीं, इसमें 3 पार्ट्स में, इसमें 5 पार्ट्स में, इसमें 7 पार्ट्स में। और क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा बाई 2 वाले डिस्ट्रक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऑड होने की वजह से 2 तो कैंसिल कर देंगे, इवन वाले तो खत्म हो जाएंगे, एक जरूर बच जाएगा। 3 लैम्डा बाई 2 के केस में 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक बच जाएगा। 5 लैम्डा बाई 2 में, 5 लैम्डा बाई 2 वाले में 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक तब भी बच जाएगा। इसलिए इन सब केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप इसको बोल सकते हो, है ये भी डिस्ट्रक्टिव ही, आप देख रहे हो ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लेकिन आप ये बोलोगे ब्राइट बैंड के लिए ये कंडीशन बनती है। और ये कंडीशन क्या बनती है, इट बिकम्स ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1/2। आप डाल लो n इक्वल टू 0 की वैल्यू, आपको 3 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 नहीं लैम्डा, ठीक है। और यहां से साइन थीटा निकालना हो तो ए से डिवाइड कर दो, तो ये किसकी कंडीशन बनी, ब्राइट बैंड बनने की ये कंडीशन बनी। साइन थीटा इक्वल टू क्या, 2n+1/2 ए लैम्डा, किसके लिए, ब्राइट बैंड्स के लिए कंडीशन ये बनी। लिखा भी होगा मैक्सिमम्स के लिए, मैक्सिमा के लिए भी लिख सकते हो आप, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। आप वो नोट्स वाला आई रिकमेंड कि उसको छोड़ दो, रियलिटी बता रहा हूँ छोड़ दो, और ये डिफ्रैक्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, इसको जस्ट इतना ही एक्सप्लेन करो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंक्लूड करके आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या। डिफ्रैक्शन क्या होती है ये सब थियरी में नोट से पढ़ना है, देखो मैं बता रहा हूँ पूरा आपको, ये पढ़ना है आपने, ये बिल्कुल पढ़ना है, फिर आपने ये पढ़ना है, ठीक है, ये वाला पेज पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम भी मैंने बताया था, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिफ्रैक्शन होती क्या है। लेकिन जब आपको पर्टिकुलरली जब पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्रॉनहोफर के बारे में बात करते हैं, जो इतनी देर से मैं बात कर रहा था, तो उधर जब बात आएगी तो तब आपने क्या करना है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए डायग्राम ये वाली बनानी है, डायग्राम ये वाली बनानी है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी लिख देना साथ में, और जो ये लिखा हुआ है ना ये सारा लिखना है, ये वाला जो पिंक कलर के
हाइलाइटर के साथ है, इसको सारे को करना है ऐसे, ये सारा लिखना है। डायग्राम आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हो। डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप तीनों बनाओ, टाइम लगेगा ना, टाइम बचा सकते हो तो कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, बट ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ये सब आप लिखोगे और जो मैंने अभी आपको लिख के दिया अभी अभी वो सब लिखोगे, ठीक है। इनफ फॉर डिफ्रैक्शन, इतना आपको एग्जामिनेशन में लिखना आना चाहिए। और इंटेंसिटी वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ये आपने बनाना है, ठीक है। अभी इतना ही, और इतना एग्जामिनेशन के लिए डिफ्रैक्शन इनफ है, लेकिन फिर मैं आप कंपटीशन के हिसाब से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।